नमस्कार साथियों, समर्पण क्लासेस बूंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शिक्षण अभिरुचि हम पढ़ रहे हैं, उसमें अभी तक हमने 2 वीडियो पढ़े हैं। एक में हमने अधिगम जो पढ़ा है उसके विकार पढ़े हैं और दूसरे में हमने शिक्षा के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? शिक्षा के बारे में पढ़ा है। और इस वीडियो में हम शिक्षण से संबंधित समस्त जानकारियाँ लेंगे कि उसके प्रश्न कैसे आते हैं, उसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, उसके कौन कौन से चर होते हैं, शिक्षा और शिक्षण में बेसिक अंतर क्या है, शिक्षण के स्तर कौन कौन से होते हैं और साथ ही में शिक्षण के सोपान क्या क्या हैं, वो सभी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आए हुए प्रश्न को हल करते हुए समझते हैं कि प्रश्न कैसे आएगा और कैसे करना है। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है जो 2023 का प्रश्न है कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रक्रिया है। तो शिक्षण किस किस के बीच में होने वाली एक पारस्परिक प्रक्रिया है? तो शिक्षण जो प्रक्रिया है वह शिक्षा के 3 ध्रुवों से आपस में मिलकर बनती हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख ध्रुव हैं, जिसमें एक शिक्षक होता है, एक होता है शिक्षार्थी और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। तो शिक्षा की इस त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के तीनों अंग शिक्षण में आपस में पारस्परिक प्रक्रिया जो है संबंध दर्शाते हैं। यानी कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम जब तीनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो ही शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम और प्रभावी बनाया जा सकता है। तो इसमें शिक्षक और माता पिता नहीं आएंगे, न ही छात्र और शिक्षक आएगा, न छात्र और छात्र आएगा। इसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम ये तीनों इसके अंदर शामिल होंगे। ये तो हम बात पहले वाले वीडियो में भी कर चुके हैं। अब हम यहाँ से सीख रहे हैं शिक्षण के चर को समझने से लेकर कि शिक्षण के कितने चर होते हैं। देखो, शिक्षण के चर का मतलब यहाँ है कि शिक्षा की जो प्रक्रिया थी और जो शिक्षण में जो 3 चर भाग ले रहे हैं, इन तीनों चरों का क्या क्या रोल है। जैसे शिक्षक जो हैं उसको कहा जाता है स्वतंत्र चर। क्या कहा जाता है? स्वतंत्र चर कहा जाता है। इसका मतलब शिक्षक वो घटक हैं शिक्षण प्रक्रिया में जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, प्रदर्शन करता है, शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। फिर उसके अलावा उसी के कंटेंट पर आधारित शिक्षा ग्रहण करता है शिक्षार्थी। आश्रित चर होता है। आश्रित चर इसलिए है क्योंकि शिक्षार्थी का सारा ज्ञान शिक्षक और पाठ्यक्रम की पाठ्य वस्तु पर निर्भर करता है। यानी जो समझना है, पढ़ना है, वो शिक्षार्थी, उसके लिए शिक्षक और पाठ्यक्रम दोनों पर निर्भर हैं। और तीसरा है मध्यस्थ या हस्तक्षेपी चर। मध्यस्थ चर इसलिए कहते हैं क्योंकि शिक्षक को जो पढ़ाना है वो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पढ़ाना है और शिक्षार्थी को जो पढ़ना है वो भी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो ये दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनाने वाला चर है पाठ्यक्रम। तो 3 इसके चर हैं, तीनों हमने समझ लिए हैं और आए हुए प्रश्न के हिसाब से इसको समझते हैं। देखिए, 2023 के पेपर में पूछा गया था कि शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर कौन है। सबसे पहले पाठ्यचरम कौन सा चर होता है? मध्यस्थ चर होता है। अभी आपने देखा कि ये मध्यस्थ चर हैं। फिर शिक्षक कौन सा चर है? स्वतंत्र चर हैं। तो अब बचा हुआ कौन सा है? आश्रित पूछ रहा है तो छात्र आ जाएगा इसका उत्तर। तो ये हमारा इसका उत्तर देने का तरीका हो चुका है। अब हम देखते हैं 2024 के पेपर में एक प्रश्न पूछा था कि शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का क्या मतलब है। कि जब शिक्षण हो रहा है, टीचिंग हो रही है, शिक्षक पढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो उस समय गतिशील दृष्टिकोण क्या होगा? क्या शिक्षण को सशक्त बनाना होगा, प्रभावी बनाना होगा, शिक्षण ऊर्जावान बनेगा, या शिक्षण का विषय स्थिर हो जाएगा, या छात्रों को शिक्षण के साथ साथ गतिशील विधियाँ सिखाई जाए। देखो, गतिशील का मतलब होता है यहाँ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ABL, एक्टिविटीज करके खेल खेल में सिखाने की प्रक्रिया। तो शिक्षण तभी अच्छा या प्रभावी होता है जब उसमें गतिशील दृष्टिकोण हो, यानी कि छात्रों से गतिविधियाँ लगातार एक्टिविटीज करवाई जाए ताकि वो स्वयं करके सीखते रहिए। ये मैंने प्रश्न के उत्तर इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, शॉर्ट एंड स्वीट रख के आपको कम समय में ज़्यादा नॉलेज देंगे, क्योंकि जितना बड़ा वीडियो होगा आपको देखने में उतना ही बोरिंग लगेगा, इसलिए शॉर्ट में हम कार्य कर रहे हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षण की जो पाठ योजना बनाई जाती है वो किस पे आधारित होना चाहिए या किसको केंद्र में रखकर करना चाहिए। जब भी आप ये केंद्रित वाला या केंद्र वाला प्रश्न करें, आपको हमेशा उत्तर लगाना है बाल केंद्रित। क्यों लगाना है इसको समझा देता हूँ।
शिक्षण यानी पढ़ाने की जब प्लानिंग होती है, चाहे लेसन प्लान बनाना हो, वार्षिक पाठ्य योजना बनानी हो, कुछ भी बनाना हो, वो हमेशा बच्चे को ध्यान में रखकर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इन द एंड सिखाना किसको है? बालक को है, शिक्षार्थी को है। तो उसके लिए ही हम कार्य करें। ये भी वीएसटीसी 2023 का प्रश्न है, तो काफ़ी अच्छे से आप ये समझ पाओगे। फिर ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है? तो आपको मैंने 3 चर बताए हैं कि शिक्षक होते हैं स्वतंत्र चर, विद्यार्थी होते हैं आश्रित चर, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम होता है मध्यस्थ चर। तो कौन सा चर नहीं है? माता पिता। माता पिता चर नहीं है। माता पिता जो हैं, अभिभावक जो हैं, वो बालक के लिए उसके संरक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसको पालने पोषने और उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो संरक्षक का कार्य किसका है? माता पिता का है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शिक्षण की प्रक्रिया में कौन स्वतंत्र चर हैं? तो आपको पता है स्वतंत्र चर तो शिक्षक हैं, आश्रित चर विद्यार्थी हैं और शिक्षण विधियाँ, अधिगम की सामग्री, सहायक सामग्री, पाठ्यक्रम वगैरह ये मध्यस्थ चर का काम करते हैं। आगे देखते हैं, शिक्षण अधिगम का केंद्र कौन है? मैंने आपसे कहा था केंद्र वाला प्रश्न पूछे, हमें बाल केंद्रित लगाना है, बोले तो शिक्षार्थी केंद्रित लगाना है। तो इसमें तो ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। पूछ रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो देखिए 3 प्रमुख अंग, एक तो है उद्देश्य डिसाइड करने वाला शिक्षक, अध्यापन कराने वाला भी कौन है? शिक्षक हैं। फिर हैं अधिगम की परिस्थितियाँ, वो शिक्षार्थी के लिए तैयार की जाती हैं। लास्ट में है मूल्यांकन, किसका होगा? वो भी होगा शिक्षार्थी का, जो पाठ्यक्रम पर आधारित रख के करवाया जाएगा। इसका मतलब अगर ये प्रश्न वापस रिपीट हो जाए कि शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो देखो एक बार पढ़ लेते हैं। उद्देश्य शिक्षण मूल्यांकन हो सकते हैं, तीनों में कोई खराबी नहीं है। विद्यालय समुदाय सरकार ये नहीं होते हैं, इनका सरकार का समुदाय का इनका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रोल नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम का रोल होता है। शिक्षण प्रक्रिया मूल्यांकन पाठ्यक्रम हो सकता है। अब सबसे बड़ा जो जवाब है वो इसी में है कि उद्देश्य जो तय करेंगे वो शिक्षक तय करेंगे, अध्यापन का कार्य कौन करेगा? शिक्षक। यानी शुरू के जो 2 पाठ हैं वो शिक्षक पे आधारित है, स्वतंत्र। फिर है अधिगम परिस्थितियाँ, शिक्षार्थी के लिए बनाई जाती हैं, बाल केंद्रित होती हैं। लास्ट में मूल्यांकन शिक्षार्थी का किया जाएगा, वो भी पाठ्यक्रम को ध्यान में रख कर, क्योंकि पाठ्यक्रम से बाहर मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो ये तीनों इसमें शामिल होते हैं। हालांकि ये प्रश्न ग्रेड 3 यानी कि 3rd ग्रेड रीट मेंस 2013 का प्रश्न है। तो ये इस टाइप से आपको पूछ ले जरूरी नहीं, फिर भी आपको समझ कर जाना है कि इस टाइप से अगर प्रश्न आ जाए तो आप कर पाओ। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा हस्तक्षेपी या मध्यस्थ चर है? तो आपको कहा था शिक्षक स्वतंत्र, शिक्षार्थी आश्रित और पाठ्यक्रम या जो शिक्षण विधियां हैं या सहायक जो सामग्री होती हैं ये होती हैं आपके मध्यस्थ या फिर हस्तक्षेपी चर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? अब इसके लिए आपको पहले ये डायग्राम समझना पड़ेगा कि शिक्षण का जो स्तर वाला प्रश्न आए उसको कैसे करना है। देखिए शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। 3 स्तरों के नाम क्या क्या हैं? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। अब यही प्रश्न यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, कौन सा लेवल नहीं है, किसका? शिक्षण का। तो स्मृति लेवल होता है, अवबोध होता है, चिंतन होता है, कौन सा नहीं होता? सूक्ष्म स्तर नहीं होता। तो ये इस प्रश्न का जवाब आ चुका है। अब इससे संबंधित और क्या प्रश्न हो सकता है? देखिए पहले इसको समझते हैं कि तीनों स्तर क्या क्या हैं। सबसे पहला स्तर होता है स्मृति यानी रटने वाला स्तर। कुछ ज्ञान बालक को रटना ही पड़ता है, जैसे सूत्र हो गए, गिनती हो गए, पहाड़े हो गए, वर्णमाला हो गए, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इनको बालक रटकर याद करता है। इनमें समझने वाली ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, इनको रट सकता है। और ये पद्धति दी है हर्बट ने। ऐसे याद रखना, स्मृति का संबंध है रटने से। रटना हर्बट, रट हर्बट, रट हर्बट, यानी स्मृति का स्तर रटने से, और ये हर्बट ने दी है। फिर अवबोध स्तर, अवबोध को कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन, समझ आधारित ज्ञान ग्रहण करना, यानी समानता के प्रश्न, असमानता के प्रश्न, एक जैसे नियम लगने वाले, एक जैसे सिद्धांत लगने वाले प्रश्न। तो रीजनिंग के जो प्रश्न होते हैं वो समाज आधारित होते हैं, उनको कहते हैं अवबोधात्मक प्रश्न, बोले तो कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। और ये दिए हैं मॉरिसन ने। तो मॉरिसन ने शिक्षण का जो स्तर दिया वो है अवबोध, और इनका कहना है कि समझ आधारित ज्ञान शिक्षण सबसे बढ़िया होता है, जिसमें समानता, विविधता,
एक जैसे समान नियम सिद्धांत लागू होते हैं। फिर सबसे कठिन और सबसे उच्च स्तर होता है शिक्षण का चिंतन स्तर, और चिंतन स्तर में जटिल समस्याओं का समाधान और रचनात्मकता का गुण इसमें सिखाया जाएगा, और ये तरीका दिया है हंट ने। तो शिक्षण के 3 स्तर कौन कौन से हैं? स्मृति, अवबोध, चिंतन। पहले स्तर में क्या होता है? रटना, दूसरे में समझना, तीसरे में जटिल कार्य करने योग्य बनना यानी समस्या समाधान का गुण और क्रिएटिविटी अपनाना। स्मृति स्तर दिया है हर्बट ने, फिर अवबोध स्तर दिया है मॉरिसन ने, चिंतन स्तर दिया है हंट ने। तीनों बातें समझ में आ चुकी हैं। अब ऐसे समझते हैं कि चिंतन से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए आपके पेपर में बीएसटीसी में, तो हमें कैसे करना है? तो ऐसे हमारे पास चिंतन के 3 प्रश्न होते हैं। चिंतन हमारे लिए 3 प्रकार का है। जैसे सबसे पहले है अभिसारी चिंतन। अभिसारी का मतलब होता है एक ऐसा चिंतन जहाँ एकल समाधान और ध्यान केंद्रित करके समस्या का एक समाधान और अच्छा समाधान ढूंढा जाए, वो है अभिसारी चिंतन। और ये प्रतिभाशाली जीनियस बच्चों में पाया जाता है। फिर जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, सृजनशील होते हैं, जो बच्चे एक से ज़्यादा समाधान दे पाते हैं, जो कला प्रेमी होते हैं, सौंदर्य प्रेमी होते हैं, ये अवसारी चिंतन करते हैं। तो बार बार प्रश्न आता है, जब सृजनात्मकता का बिंदु पढ़ेंगे वहाँ भी हम ये पढ़ेंगे कि सृजनात्मक बालकों में कौन सा चिंतन पाया जाता है? अवसारी। जबकि प्रतिभाशाली में कौन सा पाया जाता है? अभिसारी। और आप जब अब अध्यापक बनने जा रहे हो, आदर्श शिक्षक बनने जा रहे हो, जहाँ बालक की कमियाँ और बालक में जो अच्छाइयाँ वो दोनों देखी जाएगी, यानी गुण और दोष देखकर जो चिंतन किया जाता है वो है आलोचनात्मक चिंतन। और ये आलोचनात्मक चिंतन सर्वश्रेष्ठ प्रकार का चिंतन माना जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ चिंतन कौन सा हो गया? जो शिक्षक करता है। कौन सा? आलोचनात्मक। क्रिएटिव बच्चों का चिंतन अवसारी, और प्रतिभाशाली का चिंतन अभिसारी चिंतन। अब यहाँ से समझते हैं, जो पूछा भी गया है कि शिक्षण के संबंध में कौन सा क्रम सही है। क्या कह रहा है? सबसे पहले कौन सा स्तर होता है? अब देखिए, ये सभी तो इसमें सही नहीं है। चिंतन सबसे बाद में आता है, स्मरण सबसे नीचे आता है, बोध करना, अवबोध होना ये बीच में आता है, यानी ये स्तर गलत हैं। ये आपको प्रश्न दिया है ये वाला, जिसमें शिक्षण के स्तर दे रखे हैं। पहला स्मृति होना चाहिए, दूसरा अवबोध, तीसरा चिंतन होना चाहिए, यानी चिंतन सबसे बाद में आता है। अब देखिए, चिंतन इसमें बोधगम्य में आ रहा है सबसे बाद में, ये नहीं हो सकता, ये सभी वाला नहीं होगा। अब चिंतन वाले में हमें सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले आएगा स्मृति, यानी रटने वाला ज्ञान, स्मरण करना, तो ये सबसे पहले है। फिर बोधगम्य, जिसको अवबोध बोलते हैं, वो दूसरे नंबर पे आएगा, और तीसरे नंबर पे है चिंतन। यानी इसका जो सही जवाब है वो यही होगा कि स्मृति, स्मृति के बाद अवबोध, और अवबोध के बाद आएगा चिंतन का स्तर। तो ये नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे इसका सही जवाब होगा पहले नंबर वाला। फिर अगला है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो अभी हमने जो पढ़ा है ऊपर, उसी से बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। हर्बट का जो शिक्षण है प्रतिमान, वो चिंतन स्तर नहीं है। हर्बट ने जो दिया है, हर्बट का स्तर है स्मृति स्तर, यानी पहला कथन तो गलत है कि हर्बट का जो स्तर है शिक्षण का वो कौन सा है? स्मृति स्तर। फिर है हंट, हंट ने जो दिया था वो हंट ने दिया था चिंतन स्तर। कौन सा दिया था? चिंतन। जबकि यहाँ कह रहा है कि हंट ने स्मृति दिया है, तो ये भी गलत है। तो 2 ऑप्शन गलत हो गए हैं। अब बच्चा जो सही वो कौन सा है? दूसरे नंबर वाला। क्यों? क्योंकि मॉरिसन का स्तर अवबोध वाला या बोध स्तर है, तो अवबोध या बोध स्तर जो है वो मॉरिसन ने ही दिया है। हर्बट ने दिया है आपका स्मृति, और हंट ने दिया है आपके कौन सा स्तर? चिंतन स्तर। ये तीनों स्तर से संबंधित प्रश्न भी हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। आ जाए तो आप इसको कैसे करोगे, इसके लिए आप इसको परिभाषाओं को 1-2 बार देख लीजिए। देखिए, जैसे क्या है? शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती हैं, या शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। अब ये अगर आप शब्दों का अर्थ समझ गए तो जरूरी नहीं कि ये इस रूप में ही पूछे, सत्य सत्य कथन आ जाए उस समय भी कर सकते हो। शिक्षण में उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यानी कि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही पढ़ाया जाता है, ये बात सही है। और सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो है उत्सुकता, बोले तो एक्साइटमेंट क्रिएट करती है। अगर सही प्रकार से टीचिंग होगी तो सीखने के लिए बच्चा उत्सुक रहेगा, एक्साइटेड रहेगा। तो ऐसा किसने कहा है? B.O. स्मिथ ने कहा है। तो आप याद रखिए, स्मिथ ने कहा है कि वो सीखने में अगर एक्साइटमेंट है और अगर पर्पज सही है सीखने का तो फिर जल्दी सीखेंगे। ये किसका कथन है? B.O. स्मिथ का। ऐसे ही अगला कथन है कि शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच में घनिष्ठ संबंध है। तो इसमें आप याद रखिए,
जब ये प्रश्न आ जाए कि अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व को सिखा रहा है, तो ये कथन है मॉरिसन का। ये वही मॉरिसन है जिन्होंने अवबोध स्तर दिया है, बोध स्तर दिया है। तो अधिक परिपक्व कम परिपक्व को पढ़ाते हैं मॉरिसन। और उद्देश्य वाला प्रश्न या सीखने की उत्सुकता का प्रश्न आ जाए, इसमें तो हमें लगा के आना है। अगला है शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। याद रखिए पुनर्बलन का सिद्धांत भी जो है वो एक तो स्किनर ने प्रतिपादित किया है। ये पुनर्बलन क्या है? देखिए जब भी हम कोई काम करने जाते हैं और उस काम को करने से हमें हौसला मिलता है, उसको काम को करने से हमें जज्बा मिलता है कि ये काम हमें और करना चाहिए, लगातार करना चाहिए, तो ये है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। तो शिक्षण में पुनर्बलन से संबंधित दो ही व्यक्ति आते हैं, एक तो है सीएल हल और एक व्यक्ति है स्किनर। तो दोनों ही व्यक्ति हैं, क्योंकि हल का यहाँ ऑप्शन नहीं है तो यहाँ आपके उत्तर हो जाएगा स्किनर। अब अगला है समस्त शिक्षण का मेरे हिसाब से मतलब ये है कि सीखने में वृद्धि करना है। शिक्षण का मतलब और कुछ भी नहीं है, कुल मिला के जो बच्चे को सीखना है वो सीखना बढ़ जाए। तो ऐसा कौन कहता है? जेम्स थाइन। तो जेम्स थाइन कहते हैं कि सीखने का मतलब मेरे हिसाब से ये होता है, पढ़ाने का मतलब कि जब भी बालक की जो सीख रहा है उसमें बढ़ोतरी हो जाए, जो बालक सीखता है उसमें रोज थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए, यही शिक्षण है, यही पढ़ाना होता है। लास्ट है रॉबर्ट एम गेने का डायलॉग है, और डायलॉग क्या है? शिक्षण जो है वो अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना है, जो कि अधिगम की कर्ता की बाह्यता से संबंधित है। आप इसे ऐसे याद रखिएगा कि जब भी दशा वाला प्रश्न आ जाए, और दशा कब खराब होती है? जब गन चल जाए, किसी के ऊपर गन चला दे तो गन चलाने से दशा खराब हो जाती है, ऐसे वाला याद रखना। तो दशा वाला प्रश्न आ जाए कि अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना है, ऐसा किसने कहा? इसका मतलब मैं समझा देता हूं, क्योंकि कई बार तो हम रट के जाते हैं, इसको समझते हैं। अधिगम की दशा मतलब सीखने की जो कंटिन्यूटी है वो व्यवस्थित हो, बनी रहे, लगातार क्रमबद्ध रूप से सीखे, ताकि अधिगमकर्ता वातावरण के अनुरूप भी सीखें। इसका मतलब ये है। तो रॉबर्ट एम गेने, जिनका बीएसटीसी 2023 में प्रश्न आया था कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये पुस्तक भी किसने लिखी है? रॉबर्ट एम गेने ने। और रॉबर्ट एम गेने ने कहा था कि अधिगम एक प्रकार का नहीं, अधिगम कुल 8 प्रकार का होता है। जो सबसे सरल अधिगम इन्होंने बताया वो था संकेत अधिगम, कि जैसे यातायात के संकेत होते हैं उनको देखकर हम सीख जाते हैं, स्कूल की घंटी होती है उसको देखकर हम सीख जाते हैं। ऐसे सबसे कठिन अधिगम होता है वो है समस्या समाधान, कि बालक स्वयं से खोज करके समस्या का समाधान करना सीखें। तो रॉबर्ट एम गेने ने 8 प्रकार बताए हैं। एक प्रश्न तो ये पूछता है, ये अधिगम की दशा व्यवस्थित करने वाली जो शिक्षण की परिभाषा है वो भी इनकी है। इनकी पुस्तक जो पूछ चुका है हो सकता है फिर भी पूछ ले, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, सीखने की शर्तें। और इनका जो सबसे सरल अधिगम इन्होंने माना है वो माना है संकेत, और सबसे जो कठिन अधिगम माना है वो माना है समस्या समाधान अधिगम। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अधिगम के सोपान या चरण से लेकर, अधिगम मतलब सीखने के कितने चरण होते हैं, कितने चरणों में हम सीखते हैं, इसके बारे में अलग अलग 2 व्यक्तियों ने बताया है। दोनों ही व्यक्तियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले डेविस के अनुसार समझते हैं। डेविस जो हैं मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने सीखने से संबंधित एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम है मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी सीखने और सिखाने दोनों का प्रबंधन कैसे होगा। इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि सीखने के 4 चरण हैं देखो, और सीखने के जो 4 चरण हैं सबसे पहले उसमें होता है प्लानिंग करना, योजना बनाना, बोले तो नियोजन। तो नियोजन शब्द का मतलब होता है कि सबसे पहले शिक्षक पाठ योजना तैयार करता है, फिर पाठ योजना तैयार करने के बाद ऑर्गेनाइज करता है, जो उसने पाठ योजना तैयार की है उसको क्रमबद्धता से व्यवस्थित करेगा, जमाएगा। तो इसको कहते हैं सबसे पहले प्लानिंग करना, फिर उसके अलावा नोट्स ऑर्गेनाइज करके क्रमबद्धता से रखना, फिर बच्चों को पढ़ाना यानी उनका नेतृत्व मार्गदर्शन करना, और लास्ट में है नियंत्रण करना, और नियंत्रण के लिए बच्चों को लगातार मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेविस ने 4 चरण बताए हैं, और 4 चरण में सबसे पहला है नियोजन, नियोजन के बाद व्यवस्थापन, व्यवस्था के बाद क्या था मार्गदर्शन, या फिर उसके बाद था नियंत्रण। तो ये चारों शब्द हमें याद रखने हैं।
अब इसका प्रश्न करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का जो सोपान है उसका सही क्रम कौन सा होगा। इसने 4 सोपान दिए हैं, संगठन, नियोजन, नेतृत्व, नियंत्रण। तो हमने सबसे पहले कहा था कि पहला काम प्लानिंग करने का है, योजना बनाने का है। योजना बनाने को नियोजन कहते हैं। तो नियोजन कितने नंबर पे है? ये रहा 2 नंबर वाला, यानी सबसे पहले 2 नंबर आएगा। और सबसे पहले 2 नंबर सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, इसके अलावा हमें 4 ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। तो अगर आपको केवल इतना पता है कि नियोजन पहला और लास्ट में नियंत्रण है, नियोजन नंबर 1 पे और नियंत्रण नंबर 4 पे, इसी से आपका प्रश्न का जवाब हो जाएगा कि जो शुरू का ऑप्शन है वो नंबर दूसरे नंबर वाला है और चौथे नंबर वाला आपके इसमें लास्ट में आएगा। तो चौथे नंबर वाला एक तो यहाँ है और शुरू में 2 नंबर यहाँ हैं। इससे हम इसको निकाल सकते हैं। अगला है डेविस के अनुसार सही क्रम कौन सा है। तो नंबर 1 पे प्लानिंग बनाना, नियोजन था। फिर उसके बाद संगठन बोले तो व्यवस्था करना था। फिर मार्गदर्शन जिसे अग्रसरण भी बोलते हैं, और लास्ट में मूल्यांकन या नियंत्रण करना था। ऐसे एक और प्रश्न पूछ रखा है कि शिक्षण अधिगम के कितने सोपान होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? नियोजन, संगठन, मार्गदर्शन, नियंत्रण। किसने बताए हैं? डेविस ने बताए हैं। कौन सी पुस्तक? मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। फिर अगला है कि कोई भी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इसका मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। मनोवैज्ञानिक आधार मतलब होता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या काम करता है। देखो, जो शिक्षक होता है ना, जब पढ़ाने जाता है तो उसकी जो अध्यापन की शैली है, पढ़ाने की जो स्टाइल है, जिसमें वो अलग अलग विधियों का, अलग अलग टेक्निक्स का, अलग अलग प्रकार से ज्ञान को प्रदर्शित करता है, इसका जो प्रभाव पड़ता है वो प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसको कहा जाता है मनोवैज्ञानिक आधार। यानी कि बच्चे के मन पर सामने वाले का क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक आधार। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब है। अंतिम यहाँ से हम समझ लेते हैं कि हम्प और डंकन 2 व्यक्ति हुए, उन्होंने भी शिक्षण के 4 ही सोपान बताए हैं। तो डेविस के जो सोपान हैं उनके प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब हम अंतिम रूप से यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, वो है हम्प और डंकन से संबंधित। देखो, हम्प और डंकन ने भी शिक्षण के 4 चरण बताए हैं, पर इनके चरण सीधे हैं, याद रखने में भी सीधे हैं। सबसे पहले योजना बनाओ, फिर निर्देशन करो मतलब पढ़ाओ, फिर उसका मूल्यांकन करो, मापन करो, और फिर है मूल्यांकन। तो इसमें तो सीधा सा काम है कि योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन। यानी शिक्षक का पहला कार्य योजना बनाना होता है और अंतिम कार्य होता है मूल्यांकन करना। तो इसके भी 2023 के प्रश्न जो बीएसटीसी में पूछा था उससे हम कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा काम है जो शिक्षक नहीं करेगा। तो देखिए, नियोजन का मतलब योजना बनाना होता है, पढ़ाना भी होता है, निर्देशन भी होता है। ये बजट बनाने का काम वित्त विभाग करेगा। ये वित्त विभाग करेगा बजट बनाना, और शिक्षा विभाग निदेशक महोदय ये काम करेंगे। बाकी ये बजट का काम शिक्षक का नहीं है। शिक्षक का क्या क्या काम है? मापन है, मूल्यांकन है, निर्देशन है, योजना है। ये काम किसके हैं? वो काम है हमारे शिक्षक के। तो आई होप शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आप जान गए होंगे। लास्ट में हम शिक्षा और शिक्षण में बेसिक अंतर क्या है ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमने बात की है शुरू में कि शिक्षा और शिक्षण में बेसिक अंतर क्या है। देखो, शिक्षा एक प्रकार का वो साधन है, वो माध्यम है जिससे व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होगी, और ज्ञान प्रदान करने के लिए हमें जो है बच्चे को पढ़ाना है, और पढ़ाने की जो प्रक्रिया है, ज्ञान देने की प्रक्रिया, ये शिक्षण कहलाती है। शिक्षा आजीवन चलती है, शिक्षण जो है ऐसी प्रक्रिया है जो एक निश्चित समय तक ही चलती है, हमेशा नहीं चलती हैं। ये एक बेसिक अंतर है शिक्षा और शिक्षण में। तो आई होप आज की इस वीडियो में शिक्षण से संबंधित आपने महत्वपूर्ण बातें जान ली होगी कि शिक्षण क्या है, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, इसके चर कितने होते हैं, इसके सोपान कितने होते हैं, और सोपान देने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं। तो ये सारी बातें हमने यहाँ की हैं, और आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो जो है हम बना रहे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे।